कंप्यूटर का जितना भी पीवाईक्यू सेक्शन था और थ्योरी पोर्शन था, हमने उसका वीडियो कंप्लीट कर लिया है सेपरेट वीडियो के साथ। अब जो हम लोग का स्टार्ट हो रहा है वो इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल का थ्योरी पोर्शन तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। आज के वीडियो में हम लोग बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं उनको आज सॉल्व करते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। The amount of oxygen required by microorganism to decompose the biodegradable organic is called biochemical oxygen demand। जल में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसी को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और जल में जितना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उतना ही जल पॉल्यूटेंट होगा, मतलब वो गंदा होगा। जल उतना ही ज़्यादा बीओडी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी जल में कम है तो बीओडी की रिक्वायरमेंट कम होगी, यानी वो जल साफ होगा, क्लीन होगा। तो सिंपली बीओडी का मतलब यही है। व्हाट इज द हॉट स्पॉट? रीजन विच हाई एंडेमिक बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये थ्योरी पोर्शन में बताया था। टू मशीन आर वर्किंग इन अ नॉइजी एनवायरनमेंट, मशीन आर जॉइंटली प्रोड्यूसिंग 75 dBA नॉइज लेवल, हाउएवर द बैकग्राउंड नॉइज लेवल इज ऑल्सो, मतलब दो नॉइज लेवल है और उनको एडिशन करना है। तो इनका सिंपली फार्मूला होता है एल बराबर 10 लॉग, बेस में 10 लेना है आपको, और समेसन ऑफ एन आई बराबर 1, 10 के पावर एल आई अपॉन 10। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर सबका वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे 10 लॉग, बेस में 10 लेना है। अब 10 की पावर में 75, पहला का डिविएट नॉइज लेवल है 75/10 प्लस 50, दूसरा का भी 75/10 है। इनको सिंपली जब आप मतलब सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 78 dBA। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको ये कर लेना है। Which one of the following cannot be called ecosystem? इकोसिस्टम उसको कहते हैं जिनका अपना एक इन्वायरमेंट हो। इन्वायरमेंट मतलब जिसके पास अपना बायोटिक प्लस अबायोटिक कंपोनेंट हो, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो और प्लस में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। तो पॉन्ड्स के पास होता है, एक्वेरियम के पास भी होता है, एग्रीकल्चर फील्ड के पास भी होता है, स्विमिंग पूल के पास नहीं होता है, ये दोनों चीज़ें। द ऑप्शन विल बी सी। इन अ फूड चेन हु गेट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए फूड चेन में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर गेन करता है। सनलाइट से ये अपना भोजन बनाता है। इसका एक फार्मूला होता है 10% लॉ, यानी ट्रॉपिकल लेवल। 10% ट्रॉपिकल लेवल यानी प्रोड्यूसर अपने से नज़दीकी वाले को 10% ही ऊर्जा ट्रांसफ़र कर पाते हैं। 90% ऊर्जा हीट में रेस्पिरेशन में या अन्य फिजिकल एक्टिविटी में लॉस कर देते हैं। मान लो प्रोड्यूसर 100 किलो कैलोरी ऊर्जा उसको क्रिएट कर रहा है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाते वक्त वो कितना हो जाएगा? 10 यूनिट हो जाएगा, 10 कैलोरी हो जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाते वक्त इसका 10% कम हो जाएगा, यानी 1% हो जाएगा, यानी 1 कैलोरी हो जाएगा। टर्शियरी तक जाते वक्त 1/10 हो जाएगा। इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ट्रॉपिकल लेवल का क्या मतलब है? जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है उसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल लेवल। इसको याद रखना, ट्रॉपिकल लेवल। द ऑप्शन विल बी डी। द टर्म बायोडाइवर्सिटी मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। नहीं, सिर्फ फॉरेस्ट में से बायोडाइवर्सिटी नहीं होता है। ऑल द वेरियस स्पीसीज ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ, दिस इज अप्रोप्रिएट आंसर। बायोडाइवर्सिटी यानी बायो यानी जीव जंतु पेड़ पौधे का डाइवर्स हो, कहाँ? अर्थ पे या फिर किसी इकोलॉजिकल एरिया में, बड़ा इकोलॉजिकल एरिया में। दिस इज बी आंसर। द एटमोस्फियर लेयर विच रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स इज कॉल्ड। एटमोस्फियर का कौन सा पार्ट है जो रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है? दिस इज आयनोस्फीयर। व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम? सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। 5 जून इज सेलिब्रेट एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? 5 जून
1947 से इसको ऑफिशियली सेलिब्रेट किया जा रहा है। इन्वायरमेंट के प्रति लोगों में जागरूक और कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए पहला जो मीटिंग हुई थी स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में, कब? 1972 में। एनवायरमेंट दैट सपोर्ट एंड सस्टेन लाइफ एंड वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। नो, सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी एटमॉस्फेयर में नहीं होता है। सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी सिर्फ एक इकोसिस्टम से नहीं होता है। ह्यूमन को पूरी लाइफ को सस्टेन करने के लिए और ह्यूमन एक्टिविटी करने के लिए एक पूरा बायोस्फीयर चाहिए, यानी एक पूरा पृथ्वी चाहिए। पृथ्वी पे क्या क्या रहता है? एटमॉस्फेयर भी चाहिए और लिथोस्फीयर भी चाहिए, प्लस में हाइड्रोस्फीयर भी चाहिए। तीनों का कम्बिनेशन से ही एक ह्यूमन एक्टिविटी हो पाता है। द ऑप्शन विल बी सी। Which of these is the most vital part of the lithosphere? Soil is the most vital part of lithosphere. मृदा ही लिथोस्फीयर का मेन पार्ट होता है। ठीक। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फूड चेन एंड फूड वेब प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इको सिस्टम बिकॉज। देखिए ये सब जितने भी फूड चेन, फूड वेब, जितने भी टर्म आ रहे हैं, अगर आप इससे पहले वाले थ्योरी पोर्शन को अगर कंप्लीटली देखिएगा नहीं, तब तक ये सब PYQ आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। एनर्जी फ्लो टेक प्लेस थ्रू देम, बिल्कुल सही है। फूड चेन एनर्जी फ्लो टेक प्लेस करता है। न्यूट्रिएंट साइकिल टेक प्लेस, यस, न्यूट्रिएंट साइकिल भी टेक प्लेस करता है। इट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, बिल्कुल फूड चेन इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाता है, हेल्प करता है। इट शो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ ऑल पॉल्यूटेंट, नो, फूड चेन कोई बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन नहीं करता। फूड चेन की वजह से कोई टॉक्सिसिटी नहीं आती है, यानी उसमें कोई जहर नहीं मिलता, खाना में जहर नहीं इंटर करता। दिस इज रॉन्ग आंसर। मैग्निफिकेशन का सीधा मतलब है फूड चेन में टॉक्सिक यानी पॉइजन का इंटर कर जाना। दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। द ऑप्शन विल बी डी। द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम टेक प्लेस थ्रू द फूड चेन, इट इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल। फूड जो चेन में एनर्जी का फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसे प्रोड्यूसर खाना को तैयार करते हैं, अब प्रोड्यूसर जब खाना तैयार कर लेंगे तो उनसे प्राइमरी कंज्यूमर तक खाना जाएगा, ठीक, फिर जाएगा उससे खाना सेकेंडरी कंज्यूमर तक, फिर जाएगा डिकम्पोजर तक। ठीक, ऐसा नहीं है कि डिकम्पोजर खाना बनाएगा फिर वहाँ से ये टर्शियरी कंज्यूमर लेंगे, फिर टर्शियमर से प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर लेंगे, सेकेंडरी से प्राइमरी से फिर प्रोड्यूसर के पास वो खाना आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक। इन एट स्ट्रेटोस्फियर द टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड ड्यू टू प्रेशर ऑफ ओजोन। ओजोन का प्रेशर बढ़ जाने से स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन का लेवल प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि उससे जब रेडिएशन पास होती है, रेडिएशन यानी अल्ट्रावायलेट का जो भी फॉर्म है, एक्स रे, वाई रे, गामा रे, उनमें हीट होता है। अब ये हीट इसमें फंस जाती है, इस ओजोन लेयर में ग्रैप हो जाती है। इस वजह से ओजोन लेयर जो होता है थोड़ा हीटअप हो जाता है, यानी इसकी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक, ये रहा। जैसे ही हम ट्रोपोस्फियर में जाते हैं हवा पतली होती जाती है तथा टेम्परेचर ड्रॉप करने लगता है। फिर जैसे ही ओजोन लेयर में जाते हैं तो ओजोन लेयर में ओजोन की परतें हैं, इसमें बीच में बहुत ज़्यादा मोटी परतें हैं। जब इससे होकर पराबैंगनी रेज आती हैं तो ये उनको आपस में कैच कर लेती है, पराबैंगनी किरण को ओजोन लेयर उसको कैच कर लेती है, जिससे इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब इसका टेम्परेचर -56 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, इसको याद रखना। Algal bloom is when lot of algae suddenly grow in water body due to fertilizer from fields washed into it। जब खाद यानी उर्वरक खेतों से, फील्ड से कहाँ जाते हैं, रिवर्स में ड्रेन होते हैं, यानी वाटर बॉडी में ड्रेन होते हैं, तो वाटर बॉडी में एक एल्गल ब्लूम फॉर्म हो जाता है, उसी को कहते हैं काई। हिंदी में क्या बोलते हैं, काई। ठीक, इस तरीके से होता है, बिल्कुल गंदा सा होता है। ये हमारे पूरे पॉन्ड के इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, कहीं ना कहीं इससे हमें भी अफेक्ट होते हैं। इन ट्रोपोस्फियर
gaseous mixture containing nitrogen, oxygen and carbon dioxide cycle in nature through biogeochemical cycle। ठीक, बायो मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे यानी बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट। जियो मतलब यानी अर्थ, सॉयल, एयर, ये किससे रिलेटेड? जियो अर्थ, अर्थ इन्वायरमेंट, सॉइल से रिलेटेड। केमिकली मतलब केमिकल एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड। जब इनका साइकिल इन दोनों के बीच होता है यानी बायोटिक एंड अबायोटिक के बीच होता है, उसी को बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये हुआ, ये पेड़ पौधे हो गए हैं, ये एनिमल्स हो गए हैं, ह्यूमन बॉडी हो गए हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे? बायोटिक फैक्टर, बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक में आ गया फैक्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एमिशन होगा, CO2 का एमिशन होगा, ये क्या हो गया? अबायोटिक हो गया। फिर सनलाइट, ये मिट्टी हो गया, ये हवा हो गया। इनसे जब कार्बन का पूरा साइकिल जब चलता है, जैसे फैक्ट्री से कोई भी CO2 कंपाउंड रिलीज होता है, तो इससे पेड़ पौधे इसको एब्जॉर्ब करते हैं, पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब करके उससे हम लोग खाना हम लोग लेते हैं और पेड़ पौधे लेते हैं और जीव जंतु लेते हैं। अब जीव जंतु जब मरते हैं तो वो कार्बन वो कहा जाता है मिट्टी में, यानी इसमें पड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को तोड़ करके वो जितने भी कार्बन न्यूट्रिएंट होते हैं उनको मिट्टी में मिला देते हैं। अब मिट्टी से पुनः दोबारा पेड़ पौधे उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये पूरा साइकिल होता है। ये पूरी साइकिल को ही बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं, क्योंकि इनमें बायो का भी अहम रोल है और जियो का भी अहम रोल है। जियो मतलब मिट्टी, हवा, पृथ्वी, बायो मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे। इन दोनों में जब किसी भी केमिकल एलिमेंट का सर्कुलेशन होता है तो उसी को बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। इन अ फाइनल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, डायनेमिक बैलेंस between species and physical environment take place which is called climax ecosystem। ये क्लाइमैक्स इकोसिस्टम का डेफिनेशन है। जब प्राइमरी सक्सेशन डेवलप होता है, यानी जब सैंडी सॉइल या फिर रॉक पे जब इकोसिस्टम डेवलप होता है, प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है, तो जब पेड़ पौधे, जीव जंतु जब आपस में पूरे इकोनॉमिकली बैलेंस हो जाते हैं, यानी इकोलॉजिकली पूरा उनके स्पीसीज बैलेंस हो जाते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ पूरे बैलेंस हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्लाइमैक्स इकोसिस्टम। देखिए, इस पहली प्रोसेस को बोलते हैं पायोनियर स्पीसीज, जिसे बेयर रॉक है उस पर सबसे पहले लाइकेन ग्रो करेगा, उसके बाद स्मॉल प्लांट्स ग्रो करेंगे। तो इस पूरी पहली प्रोसेस को, प्राइमरी सक्सेशन की पहली प्रोसेस को पायोनियर स्पीसीज बोलते हैं। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, और लास्ट में जब पूरी तरीके से कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, यानी इकोसिस्टम बैलेंस हो जाता है, उसी को बोलते हैं क्लाइमैक्स इकोसिस्टम। Which is the most abundant rare gas in the atmosphere? This is neon। नियोन वायुमंडल में सबसे कम पाई जाने वाली तत्व है। What is a biome? A large ecological area। ecological area, ठीक। Animal, plants and fish found, okay। A large community naturally occurring 3 animal in the area। Animals, plants and fish found in a pond। दिस इज कॉल्ड बायोम। पाउंड अपने आप में बायोम है। डिजर्ट अपने आप में एक, क्योंकि इसके पास एक अपना इकोलॉजिकल एरिया है, डिजर्ट के पास एक अपना इकोलॉजिकल एरिया है, एक बड़ा इकोलॉजिकल एरिया है। कोस्टल रीजन के पास एक अपना इकोलॉजिकल एरिया है। ये सब आपस में क्या है? बायोम है, ठीक। द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। देख, सवाना बायोम हो गया, ट्रॉपिकल बायोम हो गया, मरीन बायोम हो गया, डिजर्ट बायोम हो गया, टेम्परेट बायोम हो गया। इस तरीके से बायोम होते हैं, एक बड़ा इकोलॉजिकल एरिया। यूट्रिफिकेशन रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ यूट्रिफिकेशन तब होता है जब पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाए। पानी में न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, तो उससे पानी में एल्गी ब्लूम तैयार होने लगता है, यानी शैवाल डेवलप होने लगते हैं। अब जब शैवाल जब ग्रो करता है तो उनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए। उसकी ग्रो करने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। जब वो डेड होता है, जब एल्गी डेड होता है, तो भी उस समय उसको ऑक्सीजन चाहिए। मतलब उसमें पड़े बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी बैक्टीरिया को उस एल्गी को सड़ाने के लिए, यानी उनको तोड़ने के लिए, उनको डिकम्पोज करने के लिए
डिजॉल्व ऑक्सीजन की डिमांड पड़ती है। अब जब ऑक्सीजन की जब डिमांड पड़ती है तो ओवरऑल उस पूरे पानी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम पड़ जाती है, जिससे उसमें जीव जंतु या फिर मछलियाँ मरने लगती हैं। तो यही कहलाता है यूट्रिफिकेशन। द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज रिडक्शन व्हेन यूट्रिफिकेशन इज ऑन। ये यूट्रिफिकेशन का पूरा प्रोसेस है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा जब पानी में बढ़ जाती है तो उस समय क्या होता है, एल्गी ब्लूम तैयार होने लगता है। अब एल्गी ब्लूम जब तैयार होता है तो ऑक्सीजन की सारा मात्रा इसी में जाता है, और जब ये सड़ता है, मरता है, तो इसमें पड़े बैक्टीरिया को, इनको सड़ाने के लिए, इनको कंपोस्ट बनाने के लिए, कंपोस्ट करने के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, यानी ऑक्सीडाइज करने के लिए, इनको सड़ाने के लिए, सड़ाने का मतलब सीधा है कि ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है सड़ाने के लिए किसी भी चीज़ को, तो ऑक्सीजन इसी में चला जाता है, जिससे मछलियाँ इनमें मरने लगती हैं, पेड़ पौधे मरने लगते हैं। यही कहलाता है यूट्रिफिकेशन। द साइक्लिक एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। अभी बताए हैं एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, इन सब का एक्सचेंज नॉन लिविंग एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच, लिविंग यानी जीव जंतु पेड़ पौधे, और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट मतलब हवा पानी मिट्टी पृथ्वी के बीच जो एक्सचेंज होता है इन मटेरियल्स का, उन्हीं को कहते हैं बायो जियो केमिकल एक्सचेंज साइकिल। दिस इज ये नॉन लिविंग इन्वायरमेंट हो गया, ये इन्वायरमेंट हो गए सारे, ये बायोटिक फैक्टर हो गए। इनके बीच जब मटेरियल का एक्सचेंज होता है तो उसी को बोलते हैं बायो जियो केमिकल एक्सचेंज, क्योंकि इसमें बायो भी है, जियो भी है और केमिकल भी है। बायो के रूप में जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, जियो के रूप में फैक्ट्रीज हैं और मिट्टी है, हवा है, केमिकल के रूप में कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड वाटर है। तो इन तीनों का इन चारों का पूरा साइकिल ही कहलाता है बायो जियो केमिकल साइकिल। द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू टोटली स्पीसीज ऑफ अ रीजन। बिल्कुल सही। जब किसी एक रीजन में ग्रुप ऑफ स्पीसीज एग्जिस्ट करती है उसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे का डाइवर्स पोजीशन, यानी जीव जंतु, बायो मतलब ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन सारे का ग्रुप किसी स्पेसिफिक एरिया में क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी। विथ रेफरेंस टू वाटर पॉल्यूशन, बीओडी मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अभी बताएं बीओडी क्या कहलाता है। बीओडी क्या है, जल में पड़े गंदगी को, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल को बैक्टीरियाज के द्वारा, यानी बैक्टीरिया मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इनको सड़ाने के लिए, इनको तोड़ने के लिए, इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसी ऑक्सीजन की डिमांड को बायोकेमिकल डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। पानी में जितना ज़्यादा गंदगी रहेगा, बैक्टीरिया रहेंगे, उतना ज़्यादा बीओडी की ज़रूरत पड़ेगी। जितना कम पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उतना ही कम बीओडी यानी ऑक्सीजन डिमांड की ज़रूरत, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन अ रिवर वाटर रिमेन्स अनस्टेड व्हेन नो हैज़ नो रिलेशनशिप। बिल्कुल रिलेशन होता है। गिव अ मेजर ऑफ यस, ये साल्मोनेला एक बैक्टीरिया है, जब पानी में ये इंटर कर जाता है तो रिवर में ऑक्सीजन की डिमांड पड़ जाती है। द राइट ऑप्शन इज सी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ measure of oxygen utilized during oxidation of organic matters। ठीक, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की ज़रूरत पड़ती है, अभी बताए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेरिक एयर अमाउंट्स टू नियर अबाउट 0.03। नाइट्रोजन का मात्रा रहता है 78% एटमॉस्फेयर में, एंड ऑक्सीजन की मात्रा रहता है 21%। रिमेन जो 1% रह गया उनमें ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे गैसेज आती हैं। विच इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। स्कैवेंजर्स बिल्कुल नहीं, सेप्रोफाइट बिल्कुल नहीं, कार्निवोरस बिल्कुल नहीं, हर्बीवोरस।
शाकाहारी जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं, ठीक। सर्वाहारी या मांसाहारी सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं। टर्सरी कंज्यूमर में वो लोग आते हैं जो बिल्कुल मार कर खाते हैं। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से अपना भोजन लेते हैं, उनको कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। लाइक बाघ, सांप, लोमड़ी, ये सारी क्या है, टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं। इस तरीके से प्राइमरी फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल को बोलते हैं प्रोड्यूसर, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल को बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। इस तरीके से हायरार्की होता है। नेचर क्लीनर्स आर डिकम्पोजर, ये नेचर को क्लीन करते हैं, यानी नेचर में पड़े गंदगी को या फिर कोई सड़ गया मर गया तो उनको ये कंपोस्ट करके यानी सिंपल फॉर्म में ब्रेक करके इनको तोड़ते हैं और जो मिट्टी को जितना भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो वापस मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे वातावरण काफ़ी शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। डिकम्पोजर यानी डिकम्पोजर कौन से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में रहते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल से जितने भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको तोड़ के मिट्टी में देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजर। डिकम्पोजर की वजह से मिट्टी काफ़ी फर्टिलाइज हो जाती है, मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है, हमारा नेचर भी क्लीन हो जाता है। दिस इज प्ले अ वाइटल रोल फॉर आवर इकोलॉजिकल एरिया, ठीक। डिकम्पोजर हम कंपोस्ट भी इसी से तैयार करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तैयार करते हैं। अ करेक्ट फूड चेन इज अ प्रोड्यूसर यानी घास, पेड़ पौधे, हर्बीवोरस यानी शाकाहारी, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। इस तरीके से होता है फूड चेन का करेक्ट कॉम्बिनेशन। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ CO2 इन द एटमोस्फियरिक इन ppm। ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब एटमोस्फियर के 1 मिलियन यानी 10 लाख भाग में CO2 का कितना भाग होता है। यानी आज के टाइम में बोला जाए तो 400 अप्रोक्स 400 से 420 पार्ट CO2 का हमारे सराउंडिंग में यानी हमारे एटमोस्फियर में एग्जिस्ट करता है। यानी इसको सिंप्लीफाई करें तो लगभग 0.04% आएगा। इतना परसेंट हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन का मात्रा पहुंच गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पहुंच गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी। देखिए कंज्यूमर बायोटिक होते हैं, यानी बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक मतलब लिविंग बीइंग या ऑर्गेनिज्म। प्रोड्यूसर ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिकम्पोजर ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन क्लाइमेट क्या है, अबायोटिक। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग है ये। मिट्टी के प्रदूषक यानी द पॉल्यूटेंट इन द सॉइल दैट्स अफेक्ट द फूड चेन एंड फूड वेब बाय किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स आर कॉल्ड। यानी कौन सा पॉल्यूटेंट है जो इन द सॉइल दैट अफेक्ट द फूड चेन और फूड वेब को अफेक्ट करता है, किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स को किल करता है, मतलब किल करके फूड चेन को अफेक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। आज के टाइम में सबसे बड़ा सिर दर्द है पेस्टिसाइड्स। इसके बिना कोई फसल ग्रो नहीं करेगा और इसके उपयोग से हमारा जितना भी फूड है वो उसमें मैग्निफिकेशन हो रहा है। मैग्निफिकेशन मतलब हमारे फूड चेन में पॉइजन इंटर कर जा रहा है। यूट्रिफिकेशन इज कॉज बाय, यूट्रिफिकेशन तब होता है जब जल में न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाता है। यानी न्यूट्रिएंट मतलब नाइट्रोजन मतलब नाइट्रेट और फॉस्फेट का मात्रा बढ़ जाने से यूट्रिफिकेशन होता है। यानी जब नाइट्रेट और फॉस्फेट की मात्रा बढ़ता है तो एल्गी ब्लूम तैयार होते हैं। एल्गी ब्लूम तैयार होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का मात्रा चला जाता है, मरते हैं तो भी ऑक्सीजन लगता है। ओवरऑल इकोसिस्टम में ऑक्सीजन की सप्लाई कम पड़ जाती है, जिससे पेड़ पौधे उसमें जीव जंतु मरने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड यूट्रिफिकेशन। सो थैंक यू। आपका बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 लाने वाले हैं। चैप्टर 2 का थ्योरी पोर्शन रहेगा, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो आपने दो चार दोस्त को शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लाइक करना ना भूलें, लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।